हेलो एवरीवन, त्रिवेद आईएएस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मनी सप्लाई। इसके अंतर्गत हम जो कंसेप्ट है मनी सप्लाई का उसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी पीवाईक्यू हैं उनको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी जो बेसिक क्वेश्चन है वो न पूछकर आपसे इनडायरेक्टली जो कंसेप्ट है प्लस उसका जो अप्लाइड नॉलेज है उसको पूछता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो नहीं आता है लेकिन आपका जो बेसिक है वो अच्छा है तो उस स्थिति में आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनी सप्लाई की डेफिनेशन कि मनी सप्लाई होती क्या है। मनी सप्लाई क्या होती है? देखिए, मनी सप्लाई क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर, यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लीजिए हम अभी जो बात कर रहे हैं, जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, इसी दौरान अर्थव्यवस्था में कुल कितना धन मौजूद है, यानी कितनी मनी एट ए प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, वही क्या होती है आपकी मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में शामिल क्या होता है? एक होता है आपकी भौतिक मुद्रा। भौतिक मुद्रा मतलब जो आपके जेब में है, जैसे कि आपके नोट हो गए या फिर सिक्के, तो ये हो गए आपकी भौतिक मुद्रा। दूसरा है बैंकों में जमा धन, जैसे कि आपके बचत खाते में, चालू खाते में, तो ये होता है मनी सप्लाई। अब आगे बढ़ने से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनी सप्लाई होता है क्या है। देखिए, मान लीजिए दो परिवार हैं, ए परिवार, एक है ए परिवार ए और एक है परिवार बी। तो ये दो परिवार हैं। मान लीजिए कि टोटल जो पैसा है वो 10 लाख रुपए है, इस परिवार के पास भी और इस परिवार के पास भी। और वो पैसा किस रूप में है? हो सकता है भौतिक मुद्रा के रूप में हो, या फिर बैंकिंग में हो, यानी कि आपके अकाउंट में। ठीक है, अब जो ए परिवार है उसके जो मुखिया हैं, मान लीजिए कोई एक्स मुखिया है इसका, वो कहते हैं कि जिन भी लोगों के पास जितना पैसा है, यानी जितना पैसा कितना, टोटल 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख रुपए है, ये सभी लोग आकर मुझे दे दो। तो जैसे ए परिवार का व्यक्ति है, बी है, सी है, डी है, इन्होंने सभी ने क्या किया, वो 10 लाख रुपए लाके दे दिए। अब इसने कहा कि अब हम जो ये 10 लाख रुपए हैं ये न तो खर्च करेंगे, ठीक है, और न ही कोई व्यक्ति कोई बाहरी कार्य करेगा या कोई वस्तु खरीदेगा। ठीक है, तो न वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, न किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन, मतलब किसी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन वहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 10 लाख रुपए है वो हो गया आपका एक तरीके से क्लोज, मतलब कि अर्थव्यवस्था में अब वो फ्लो नहीं कर रहा है। एक दूसरा परिवार है बी, जिसमें मान लीजिए वाई है, मुखिया है, वो क्या करता है कि ये जो 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, वो कहता है कि आप इनको अपने तरीके से कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप निवेश कर सकते हो, अपने बैंक खाते में रख सकते हो, ठीक है, खर्च कर सकते हो। अब आप बताइए मुझे कि इनमें से कौन से में मनी सप्लाई हो रही है और किस में मनी सप्लाई नहीं हो रही है, यानी मुद्रा का स्थानांतरण हो रहा है। तो देखिए, जो बी वाला है वो क्या है, मनी सप्लाई को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि जो है मनी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आप सोचिए कि अगर अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई हो ही नहीं तो क्या होगा? अगर मनी सप्लाई नहीं होगी तो वस्तुओं का लेन देन नहीं होगा, ठीक, तो लेन देन की जो प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट जैसे आप बैंकों में जमा करवाते हैं, बैंक वाले फिर उसी को निवेश के लिए जो उद्योगपति है उनको देते हैं, तो ये सब फ्लो आपका बंद हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो न आपका रोजगार होगा, न आर्थिक विकास होगा, न ही फिर से इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो
व्यवस्था है वो आपकी बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि ये लोग खर्च भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बैंकों में भी इनका जमा है, तो ये दिखाएगा मनी सप्लाई को। तो इसे क्या है, मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी। एक इसी में हम एक जो मनी मल्टीप्लायर है उसको देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो 100 रुपया होता है वो किस प्रकार से बढ़ता हुआ कई गुना हो जाता है। ठीक है, उसको हम कंसेप्ट को वहां पे देखेंगे आगे। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि मनी सप्लाई वास्तव में होती क्या है और किस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालती है। तो चलते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मनी सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आपने एग्जांपल में देखा वही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि लेन देन को इससे सुगम बनाया जाता है, निवेश और उपभोग पे प्रभाव पड़ता है जैसा हमने जो बी वाले में देखा, और फिर क्या ये आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण करता है कि कितना मनी फ्लो हो रहा है, जिसके परिणाम जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी ही आर्थिक गतिविधियां उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद देखते हैं कि जो केंद्रीय बैंक होता है जैसे भारत में है आरबीआई, वो इस मनी सप्लाई को अर्थव्यवस्था की जैसे आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए मंदी है तो उस समय सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और जब अर्थव्यवस्था में बूम है, ठीक है, मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ गई है, तो वो फिर क्या करेगा, मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा ताकि मुद्रास्फीति ज्यादा न बढ़ पाए। तो ये है आपके मनी सप्लाई और उससे संबंधित जो डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं कि जो मनी सप्लाई है उसके घटक क्या हैं, यानी कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए जो मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है मौद्रिक समुच्चय, मौद्रिक समुच्चय, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो देखिए जो भारत का रिजर्व बैंक है वो मौद्रिक समुच्चय तय करता है किसके आधार पे, उनकी तरलता के आधार पे, यानी कि अलग अलग उसने मौद्रिक समुच्चय दिए हैं जो किस पे आधारित है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कि कितनी आसानी से जो मुद्रा है, ठीक है, उसको तरल रूप में बदला जा सकता है। अब जो मुद्रा है वो अनेक रूपों में हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने टाइम डिपॉजिट किया, टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे आपने एफडी करवा दी है ना 20 साल की, तो अब ये सोचिए कि क्या उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी में, तरलता में, तो नहीं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमें समझने की आवश्यकता है कि जो मनी सप्लाई है उसके जो मौद्रिक समुच्चय बोलते हैं जिन्हें, वो 1977 में पहली बार आते हैं और वहां पे 4 माप दी गई थी, M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3 और 4 1977 में। उसके बाद क्या होता है कि ये इतने प्रभावी नहीं होते हैं, तो उसके बाद में 1998 में वाई रेड्डी की अध्यक्षता में एक मौद्रिक समुच्चय पर कार्य समूह का गठन किया जाता है। मौद्रिक समुच्चय पर कार्य समूह, जो ये मौद्रिक समुच्चय पर जो कार्य समूह है ये अलग से नई माप प्रदान करता है, तो ये संशोधित अवधारणा प्रस्तुत करता है। इसमें जो M4 था उसको जो महत्व था उसको कम कर दिया गया और एक नया शामिल किया M0। इसके अलावा जो M1, M2 और M3 थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा कितनी होती है, मतलब टोटल मनी कितनी होती है, वो विभिन्न रूपों में हो सकती है। तो जो हम M1, M2, M0 ये समझने का प्रयास करें, इससे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कुल मुद्रा होती क्या है और किस किस पार्ट से ये या किन घटकों से मिलकर ये बनी होती है। तो कुल मुद्रा की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले है कि जनता के पास मुद्रा यानी करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि लोगों के पास कितनी मुद्रा है, जैसे आपकी जेब में हो गई, आपके घर वालों के हो गए, समाज के अन्य लोगों के हो गए, ठीक है, तो उनकी जेब में कितना पैसा है, सर्कुलेशन में कितना है, जनता के पास कितना पैसा है, या फिर उनके अकाउंट में, जैसे आप जो सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है उसमें कितना जमा है, तो यह है जनता के पास की करेंसी। इसके बाद बात करते हैं आरबीआई के पास कुल जमा। देखिए आरबीआई है उसके पास भी ऐसा नहीं है कि वो खुद जमा नहीं करता, उसके पास भी बहुत सारा पैसा जमा होता है। जैसे कि हमें पता है कि बैंक हैं वो वहां पे पैसा जमा करवाते हैं, जैसे सीआरआर आपने नाम सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो वैसे होता क्या है, तो देखिए प्रत्येक बैंक होती है
उसके अपने एनडीटीएल का। देखिए अब एनडीटीएल क्या होता है इसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है। तो अपने एनडीटीएल का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखना होता है, तो ये क्या कहलाता है, सीआरआर। तो सीआरआर हो गया। फिर आरबीआई के अन्य पास अन्य जमाएं भी होती हैं, जैसे आईएमएफ का पैसा हो गया, बहुत सारी जो जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनका पैसा हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, वो सब क्या होता है आरबीआई के पास जमा होता है। तो एक ये हो गया। तो जनता के पास करेंसी के साथ में जो बैंकिंग प्रणाली के पास कुल जमा है, जैसे मांग जमा और सावधि जमा। मांग जमा यानी जिसको आप जब डिमांड करें वो आपके पास पैसा आ जाए, जैसे आपके अकाउंट में पैसा है और आप जाके एटीएम से निकालना चाहते हैं तो आप इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये है मांग जमा। दूसरा सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट यानी वो जो एक निश्चित समय के लिए डिपॉजिट कर दिया गया है, जैसे आरडी हो गया, ठीक है। इसके अलावा एफडी हो गया, ये क्या है कि आपने एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करवा दिया है। तो आरडी एफडी ये क्या होती है हम आगे समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं डाकघर बचत बैंक जमा, यानी लोग है वो डाकघरों में भी पैसा जमा करवाते हैं। तो इसमें कुल जमा, चाहे वो बचत जमा हो या फिर सावधि जमा हो, तो ये पूरा अर्थव्यवस्था है उसमें इतना पैसा मौजूद रहता है। तो इसी को हम कैलकुलेट करते हैं तरलता के आधार पे। M0 में कौन आएगा, M1 में, M2 में, M3 में किसको शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं M0। देखिए जो M0 है उसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि रिजर्व्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूपीएससी इसमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेस मनी हो गया, हाई पावर्ड मनी हो गया, रिजर्व्ड मनी हो गया। तो ये रिजर्व मनी है, ठीक है। ये होती क्या है, देखिए ऐसी मुद्रा होती है जो लोगों के पास और आरबीआई के पास जमा रहती है, जो इजीली तरल रूप में मतलब अवेलेबल हो सकती है। तो बात करते हैं इसके घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है कि जनता के पास मुद्रा। तो हम ये देख चुके हैं कि जनता के पास मुद्रा का अर्थ क्या है, कि जनता के पास भौतिक रूप में चाहे उसके पास नोट और सिक्के हैं, तो सिक्के हो गए या फिर नोट हो गए, तो ये होगी। इसके बाद करते हैं बैंकों की आरबीआई के पास जमा। तो हमने ये बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसके बाद बात करते हैं आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो ये 3 जमाएं होती है, ठीक है, जो इसके घटक होते हैं M0 के। तो M0 में क्या क्या शामिल है, जनता के पास करेंसी, बैंकों की आरबीआई के पास जमा यानी सीआरआर, जो कि वर्तमान में कितना है 3%, यानी कि जो बैंकों के पास कुल जितना जमा होता है उसका 3% यहाँ पे जमा करवाना होता है। अब बात करते हैं आरबीआई के पास अन्य जमाएं, जैसे जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जैसे कि आईएमएफ हो गया, और विदेशी जो केंद्रीय बैंक है उनकी जमा। तो ये होते हैं बैंक के पास, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि ये किसके घटक हैं, M0 के। ये क्या दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में कुल केंद्रीय बैंक का पैसा कितना है, यानी कि आरबीआई का पैसा कितना है। देखिए जो नोट होते हैं, ठीक है, वो किसका पैसा है, आरबीआई का पैसा है। तो ये क्या दर्शाता है M0, कि केंद्रीय बैंक के पास कितना पैसा है। और यही जो पैसा होता है इसको बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी बाद में ऋण का सृजन किया जाएगा वो इसी M0 के बेस पे किया जाता है। तो भविष्य में कितना ऋण सृजन होगा उसका आधार क्या बनता है, M0। यही जो मुद्रा है वो ही आधार बनती है कि कितना है वो क्रेडिट जनरेशन होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद करते हैं कि क्रेडिट सृजन होता कैसे। जैसे हमने बात की कि जो M0 वो क्रेडिट सृजन का आधार का काम करता है। तो ये होता क्या है, तो इसको समझा जाता है मनी जो मल्टीप्लायर है उससे। मनी मल्टीप्लायर यानी कि जो पैसा है M0 में कितना पैसा है वो कितनी गुना मल्टीप्लाई होता है, वही आपका क्या कहलाता है, मनी मल्टीप्लायर। तो ये सृजन होता कैसे, देखिए जो मनी मल्टीप्लायर है उसको हम एक अलग टॉपिक में समझेंगे, ये हमारा अलग से एक टॉपिक है। और यूपीएससी ने से कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम अलग से एक चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि आरबीआई है वो 100 करोड़ रुपए छापता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि जो पैसा हमने अभी देखा था M0 में क्या क्या शामिल है, वो मान लीजिए कि टोटल पैसा कितना है 100 करोड़ रुपए है।
और ये पैसा क्या करता है आरबीआई, फिर बैंकों को दे देता है। अब बैंक क्या अपने पास रखेंगे, नहीं। बैंक क्या करते हैं, देखिए जब बैंक के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है कि उसकी कुछ रिजर्व आवश्यकताएं होती हैं, रिजर्व आवश्यकताएं। रिजर्व आवश्यकताएं क्या क्या, जैसे हमने अभी देखा था सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे आरबीआई की तरफ से देख रहे हैं कि आरबीआई के पास अन्य जो जमाएं हैं, तो वो क्या है सीआरआर, तो अभी एसएलआर को नहीं लेंगे, ठीक है। कंप्लीटली ये आना चाहिए कि सीआरआर और एसएलआर दोनों इसमें शामिल होंगे। तो जब बैंक इनके जो ये 100 करोड़ रुपए जाता है तो उसमें से 3% क्या है कि सीआरआर के रूप में फिर से आरबीआई के पास चला जाएगा। तो जो शेष पैसा है वो क्या है, फिर से जो बैंक है वो सीआरआर एसएलआर के रूप में अपने पास रखते हैं और फिर उसको लोन के रूप में दे देते हैं, यानी जो 97% बचा हुआ हिस्सा है वो लोन के रूप में दे दिया जाता है। इसके बाद में क्या है कि ये जब लोन दिया जाता है तो लोग उसको खर्च करते हैं और घूम फिर के वही पैसा फिर से किसी न किसी बैंक में वापिस आ जाता है, यानी कि फिर से वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। और फिर जो बैंक वाले हैं जो ये पैसा वापस लौट के आया है इसी को क्या करते हैं, फिर से दूसरे लोन के रूप में देते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कि 97 करोड़ वापिस आए, तो 97 करोड़ का फिर से 3% है वो क्या है सीआरआर के रूप में रखना होगा, और जो शेष पैसा है वो फिर से किसी को लोन दे दिया जाएगा। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिट सृजन चक्कर। इसके बाद बात करते हैं M1। M1 को क्या हम बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा, नेरो मनी। नेरो मनी क्यों बोलते हैं कि देखिए पिछले की तुलना में यानी M0 की तुलना में ये का थोड़ा कम तरल है ना। और इसमें कुछ ही जो मतलब अलग अलग जो मुद्राएं हमने देखी थी जो अलग अलग रूपों में जमा रहती है, तो उसमें से कुछ ही पार्ट इसमें शामिल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेरो मुद्रा। तो इसके घटकों की बात करते हैं तो घटक में क्या क्या है, इसमें जनता के पास करेंसी, यानी जनता के पास जो टोटल करेंसी है चाहे वो नोट और सिक्के हैं वो दोनों के रूप में है। फिर अब बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, देखिए यहाँ पे हमने जो दो पढ़ी थी, एक पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट, एक पढ़ा था टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिमांड डिपॉजिट को शामिल करेंगे, टाइम डिपॉजिट को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तरल नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड है। क्योंकि जब भी हम चाहें एटीएम से हम पैसा निकाल सकते हैं, बैंक में जाके भी पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मांग जमा को शामिल किया जाता है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में दो प्रकार की जमाएं होती हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो इसमें हम सिर्फ मांग जमा को शामिल करेंगे, किसमें, M1 में। फिर आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो ये 3 घटक हैं इसके जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देखिए जैसे हमने टाइम डिपॉजिट छोड़ दिया, इसमें जो पोस्ट ऑफिस है जमा उनमें को छोड़ दिया है, तो इस कारण से क्या बोला हो गया, ये नेरो मनी हो गया। तो M1 इजिकल टू क्या होगा, C प्लस DD प्लस OD, यानी कि जनता के पास करेंसी, DD यानी जो बैंकिंग प्रणाली है उसके पास डिमांड डिपॉजिट, और OD यानी कि अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। देखिए M1 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि तत्काल खर्च या लेन देन के लिए कितनी नकदी और बैंक जमा उपलब्ध है, यानी कि कितना है वो जल्दी से लेन देन में यूज हो सकता है। तो ये है आपका M1। तो इसी पे एक PYQ आया हुआ है तो वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आप अपने बैंक में अपने डिमांड डिपॉजिट खाते से 1 लाख रुपए नकद निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव क्या होगा। देखिए हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या शामिल है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका अप्लाइड, कि आपने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो अब बताइए कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम फिर से पहले वाले में चलते हैं, M1 में। देखिए ये याद रखिए, ये है ना, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनमें जो आपकी वैल्यू है उसको इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा कि आपके जो बैंकिंग प्रणाली में पैसा मौजूद था उसमें से आपने निकाल लिया पैसा। तो देखिए जनता के पास करेंसी, ठीक है, कुल मुद्रा, यहाँ पे बात क्या पूछा गया है, कुल मुद्रा।
ठीक है, उस पे मतलब क्या अंतर आया, तो कुल मुद्रा बराबर क्या हो गया, जो जनता के पास करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास। अब सोचिए कि हमने क्या किया, यहां से पैसा निकाला, कितना, 1 लाख रुपया, और ये पैसा कहां पे आ गया, ये जनता के पास करेंसी आ गई, यानी कि जो व्यक्ति था उसने अपने अकाउंट से निकाल लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो वैल्यू थी वो उठा के यहाँ पे रख दी, तो क्या कोई अंतर आया, नहीं, कुल मुद्रा उतनी की उतनी ही रही, यानी मनी सप्लाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम इजी है ना, इजीली इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जो भी कंसेप्ट है उसको ठोस रखना है और फिर उसको अप्लाई करने का प्रयास करना है, जैसे यहाँ पे हमने इस सूत्र में रख के सोल्व किया। तो बताइए फिर इसका क्या आंसर होगा, 1 लाख रुपए कम होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू बनी हुई है। 1 लाख से अधिक बढ़ेगा तो ऐसा भी नहीं होगा, तो बचा क्या, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि हमने एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह डाला है। तो इसके बाद बात करते हैं M2 की। ये क्या बोल, इसको क्या बोला जाता है, संकीर्ण मुद्रा, ठीक है। लेकिन ये संकीर्ण मुद्रा का थोड़ा एक व्यापक माप है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो पोस्ट ऑफिस में जो जमा होता है, जो डिमांड डिपॉजिट टाइप में जमा होता है, उसको भी शामिल कर लिया जाता है। यानी जितना भी टोटल, चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में, जो डिमांड डिपॉजिट टाइप जमा है, उसको जब शामिल कर लिया जाता है तो वो बन जाता है M1। तो ये M1 की तुलना में थोड़ा व्यापक रूप है। तो इसके घटक की बात करें तो M1 तो इसमें शामिल होगा ही होगा, बल्कि साथ में जो डाकघर बचत बैंक है उनमें जो बचत जमा होती है, यानी कि सेविंग डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसको सेविंग डिपॉजिट। तो M2 क्या हो गया, M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में जमा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टोटल जमा है, चाहे वो बैंकों के पास है और चाहे जो पोस्ट ऑफिस है उनके पास जमा है, तो वो शामिल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं M3। देखिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है या माप है, आरबीआई इसी को यूज करता है, इसलिए हमको याद रखना है। अगर आ जाए कि कुल मुद्रा, अगर कुल मुद्रा की बात आती है ना, कुल मुद्रा, तो कुल मुद्रा का अर्थ जो लिया जाता है, चाहे आप न्यूज पेपर में भी पढ़ेंगे, तो टोटल मनी सप्लाई की जब बात आएगी तो इसका अर्थ क्या होगा, M3 ही होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, व्यापक मुद्रा या फिर ब्रॉड मनी। तो इसका क्या है कि यह सबसे व्यापक रूप है और सबसे महत्वपूर्ण मौद्रिक समुच्चय, जिसे अक्सर जो कुल मौद्रिक संसाधन है, इसे क्या कहा जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, यानी कि टोटल कितनी मुद्रा है वो कहा जाता है इसको। तो बात करते हैं इसके घटक की, बात करते हैं हम इसके घटक की, तो है M1। तो M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा। देखिए हमने जो पिछली बार जो M2 में देखा था पोस्ट ऑफिस में जमा, है ना, बचत जमा, वो बचत जमा यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि M1 यानी जनता के पास की करेंसी, आरबीआई के पास बैंकों का जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, ये 3 हो गए M0 में, ठीक है। फिर M1 देखा हमने, तो M1 में क्या आ जाता है कि जो आपका बैंकिंग में जमा है, ठीक है, यानी जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट प्लस जो आरबीआई के पास है अन्य जमा, तो ये 3 होती हैं। तो इसमें M1 प्लस जो बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से शामिल हो गए, डिमांड डिपॉजिट भी आ गई, क्योंकि M1 में जो डिमांड डिपॉजिट है वो शामिल है। इसके अलावा जो टाइम डिपॉजिट, यानी कि एक तरीके से अब क्या है, जो बैंकों में टोटल जमा है वो टाइम डिपॉजिट है या फिर डिमांड डिपॉजिट है, वो आप शामिल कर लिया गया है। जैसे टाइम डिपॉजिट का क्या होगा, जैसे एफडी करवाते हैं, आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, और बचत खातों का सावधि देता, ये सब इसमें M3 में शामिल हो जाता है। तो M3 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा। सावधि जमा, यहाँ पे सिर्फ सावधि जमा क्यों लिखा गया है, क्योंकि M1 में ऑलरेडी जो बैंकिंग प्रणाली की जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसमें शामिल है। इसके बाद जो M4 है, देखिए वर्तमान में इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसके घटक क्या है। तो M3 हो गया आपका,
प्लस डाकघर बचत संगठन है उनके पास जो सभी जमाएं, क्योंकि देखिए हमने क्या जब M3 कर रहे थे तो उसमें हमने क्या शामिल नहीं किया था, जो पोस्ट ऑफिस वाला बचत जमा है उसको शामिल नहीं किया था। तो जब M4 आता है तो उसमें M3 प्लस डाकघर के पास जितनी भी जमाएं हैं वो सब इसमें शामिल की जाती हैं। किसको छोड़ के, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं उनमें जो जमा होता है उस पैसे को छोड़ के। तो M4 बराबर M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमाएं। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब बात करते हैं कि मनी सप्लाई को नियंत्रित कौन करता है। देखिए मनी सप्लाई है, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये कार्य है आरबीआई का। तो आरबीआई है वो इसको कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। करता है किसके माध्यम से, अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो मौद्रिक नीति होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार से ये प्रभाव डालती है, कौन कौन से इसके घटक होते हैं या फिर जो विभिन्न उपाय हैं, जैसे CRR, SLR है ना, बैंक रेट, वो सब उसमें हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास कौन कौन से उपकरण हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं। तो देखिए टूल्स होते हैं, इनको हम जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं कि आरबीआई को जो मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए उसके पास क्या क्या उपकरण है, क्या क्या टूल्स हैं। तो बात करते हैं पहले मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। तो देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक का अंतर क्या है। मात्रात्मक का अर्थ है कि ये मात्रा को चेंज करेंगे, यानी कि कितनी मनी सप्लाई हो रही है उसकी मात्रा को कम या ज्यादा करेंगे। गुणात्मक उपकरण है ये प्रभाव डालेंगे, मतलब डायरेक्टली मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि विभिन्न प्रभावों, विभिन्न कार्यों से या विभिन्न उपकरणों से, जैसे नैतिक दबाव है ना, तो ये आपके डायरेक्ट जो मुद्रा सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि जो बैंक है उन पे प्रभाव डालेगा कि वो ऐसा करें। ठीक है, तो ये है। तो हम देख लेते हैं कि मात्रात्मक उपकरण क्या है। जैसे रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गया, आपका मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जैसे MSF, बैंक रेट, CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आपके मात्रात्मक उपकरण है। इनको हम डिटेल से हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस के साथ, PYQ के साथ। बात करते हैं गुणात्मक उपकरण की, तो इसमें नैतिक दबाव, ऋण की राशनिंग, मार्जिन जो आवश्यकताएं होती हैं, उपभोक्ता ऋण है उसका विनियमन करना, निर्देशों के माध्यम से नियंत्रण और सीधी कार्रवाई। ठीक है, तो ये अलग अलग उपकरण है जिनका आरबीआई प्रयोग करता है। अब बात करते हैं कि जो मनी सप्लाई होती है वो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डालती है। जैसे हमने शुरुआत में एग्जांपल में देखा था कि ये हर एक चीज को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे रोजगार हो, ठीक है, हर किसी चीज को प्रभावित करता है। तो बात करते हैं कि अगर मनी सप्लाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाए, तो मान लीजिए कि अभी अर्थव्यवस्था में 10 लाख रुपए की सप्लाई है और अचानक से क्या हो जाता है कि ये जो सप्लाई है वो बढ़ के 20 लाख रुपए हो जाती है। तो लेकिन एक चीज सोचिए कि अगर मान लीजिए जितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, यानी जो कुल वस्तुएं हैं, कुल वस्तुएं हैं वो स्थिर हैं, कुल वस्तुएं हैं वो स्थिर हैं। तो देखिए जब कुल वस्तुएं स्थिर हैं, मनी सप्लाई आपकी बढ़ चुकी है, तो ये क्या है, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, दुर्लभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुर्लभ। और जब कोई चीज दुर्लभ होती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो वो दुर्लभ होती है और फिर उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो देखिए जब मनी सप्लाई में अत्यधिक वृद्धि होती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति आती है, यानी वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ जाती हैं। अगर मनी सप्लाई में वृद्धि होती है तो क्या होगा कि ब्याज दर है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि देखिए मनी सप्लाई वो 10 लाख से 20 लाख हो चुकी है, लोगों को अब पैसे की जरूरत ही नहीं है। अब बैंक चाहते हैं कि लोग पैसा लें, तो वो महंगी दरों पे तो लेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी मनी सप्लाई है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो ब्याज दरें हैं वो कम हो जाएंगी, यानी कि जो उधार लेना है वो सस्ता हो जाएगा। यानी कि जो पहले आपको
8%, 10% पे ब्याज दर पे जो लोन मिल रहा था वो 5, 6, 7% पे भी मिल सकता है। इसके बाद करते हैं इष्टतम मनी सप्लाई। मान लीजिए कि एक निश्चित स्तर तक मनी सप्लाई है, ठीक है, एक लेवल तक है ना, मतलब ज्यादा नहीं है ताकि जो मुद्रास्फीति प्रभाव उत्पन्न करे। तो एक स्तर तक जब कोई चीज होती है तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। जैसे हम मुद्रास्फीति में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक निश्चित सीमा तक अगर मुद्रास्फीति रहती है तो वो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करती है, रोजगार पैदा होता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हर टाइम अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत जो मुद्रास्फीति है वो रहना आवश्यक है। तो अगर इष्टतम मनी सप्लाई होती है तो जो आर्थिक गतिविधियां उनको प्रोत्साहन मिलता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है और रोजगार का सृजन होता है। इसके बाद बात करते हैं विनिमय दर, यानी एक्सचेंज रेट है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है मनी सप्लाई का, तो जब हम एक्सचेंज रेट को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो वो टॉपिक है वो काफी बड़ा हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई में वृद्धि होती है तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो शेयर मार्केट है या आपका रियल एस्टेट है, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बूम आएगा, है ना, यानी कि जो संपत्ति है उनकी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने लग जाएगी। तो अब एक जो महत्वपूर्ण है चीज है कि अगर मान लीजिए कि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है और मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति समान, जैसे पहले भी 10 लाख रुपए ही सप्लाई थी, और यानी कि एक्स स्थिति में क्या थी मनी सप्लाई 10 लाख रुपए, और वाई स्थिति में भी कितनी ही है 10 लाख ही है, ठीक है। यानी कि मुद्रा की आपूर्ति है वो समान है, लेकिन मुद्रा की मांग में वृद्धि, यानी कि जो 10 लाख है उसको पहले मान लीजिए 1000 लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे उस पैसे की, और अब करने लग गए हैं 1500, ठीक है। अब वही चीज है जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार से अगर जो मांग में वृद्धि हो जाए मुद्रा की तो मुद्रा क्या है फिर दुर्लभ बन जाएगी, और दुर्लभ बनते ही क्या होगा, जो मुद्रा है वो काफी मजबूत हो जाएगी, तो उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ब्याज दरों में वृद्धि। देखिए ये कंसेप्ट है, ये डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है, तो आपको ये चीजें हर हाल में याद रखनी है कि किस तरीके से क्या चीजें प्रभावित होती हैं, यही आपका अप्लाइड नॉलेज होगा। तो देखिए जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो क्या है कि ये क्या चीज बन गई, दुर्लभ बन गई, और जब कोई चीज दुर्लभ बनती है तो कमी हो गई, इसका मतलब कमी होगी तो क्या होगा, ब्याज दरों में वृद्धि। यानी कि जब भी पैसे की कमी होगी या फिर पैसा उतना ही है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहला क्या होगा कि ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए बैंक और वित्तीय संस्थाएं उनके पास उधार देने के लिए पैसा तो उतना ही है, यानी कि अलग से थोड़ी पैसा आया है, 10 लाख रुपए हैं, पहले भी बैंकों के पास 10 लाख था, अब भी 10 लाख है। अब लेकिन लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ब्याज दरें बढ़ा देंगे, कि यानी जो महंगा लोन लेने के लिए तैयार है उसको वो पैसा देंगे। तो क्या है, चूंकि आपूर्ति स्थिर रहती है तो पैसा क्या है वो दुर्लभ हो जाता है, इस स्थिति में बैंक है वो ब्याज दरों को बढ़ा देंगी। इसके बाद क्या करते हैं, ऋण लेना महंगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि ब्याज दरों में वृद्धि, जब ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो क्या है, लोन अपने आप महंगा हो जाएगा, तो ऋण लेना वो महंगा हो जाएगा। और जब ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो क्या लोग हैं वो या फिर जो उद्योगपति हैं क्या वो लोन लेंगे, वो लोन लेना बंद कर देंगे। जब लोन लेना कम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आर्थिक गतिविधियां ठप होने लग जाएंगी, ठीक। तो इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी। देखिए आप इकोनॉमिक्स पढ़े ना तो हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़े, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक सिंगल चीज नहीं होती है बल्कि सभी चीजें वो चक्रीय रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम उस जब कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो हम उसी रूप में समझें। तो इससे इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, जो आर्थिक विकास है उसमें धीमापन आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही जब नहीं हो रहा है तो फिर आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, न रोजगार होगा, तो रोजगार नहीं होगा तो फिर खर्चा नहीं होगा, लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा,
यानी उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी। जब डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी तो जो कंपनियां हैं वो उत्पादन किस लिए करेंगी, क्योंकि कोई लोग खरीदने वाला नहीं है। तो ये एक चक्र बन जाता है। और फिर क्या है, अंततः क्या होता है, चूंकि मुद्रा की मांग में वृद्धि है, मुद्रा की आपूर्ति समान है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो मुद्रा स्फीति का जो दबाव है वो कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए उच्च ब्याज दरें हैं, लोग कम ऋण ले रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, जो तरलता है, लिक्विडिटी है मार्केट में, वो कम हो जाएगी। और जब मार्केट में जो लिक्विडिटी है यानी मनी सप्लाई वो जब कम हो जाएगी तो फिर जो कीमतें में वृद्धि हो रही है उस पर अंकुश लग जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।